नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के YouTube चैनल पर। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। आज का टॉपिक हमारे 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 31 से लिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली शुक्राणु की संरचना के बारे में, स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो मानव के शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, देखते हैं इसको क्या संरचनाएं हैं। ओके, नंबर 1, यहां पर हमने मानव के एक शुक्राणु की संरचना को एक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया है। और जब हम शुक्राणु की संरचना को देखते हैं तो हमें शुक्राणु की संरचना में 4 भाग दिखाई देते हैं। शीर्ष, ग्रीवा, मध्य खंड और पुच्छ भाग। ये 4 भाग शुक्राणु की संरचना में हमें दिखाई देते हैं। हेड, नेक, मिडल पीस और लास्ट में टेल। अब एक एक करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो शुक्राणु का पहला भाग है वो है हेड पार्ट या शीर्ष भाग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे शुक्राणु की संरचना में उपस्थित पहले भाग के बारे में। वो हेड या शीर्ष है। तो जब हम हेड या शीर्ष की संरचना को देखते हैं तो वहां पर हमें 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं दिखाई देती हैं। नंबर 1, शुक्राणु के शीर्ष भाग में न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है। एक चीज, अब यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जब शुक्र जनन की क्रिया हुई तो उसकी जो विभेदन अवस्था थी वहां अर्धसूत्री विभाजन हुए थे, मियोसिस डिवीजन हुए थे। इस कारण शुक्राणु के शीर्ष भाग में जो केंद्रक उपस्थित है वो केंद्रक अगुणित यानी हैप्लॉइड प्रकार का है। पहली बात कि शीर्ष में अगुणित केंद्रक उपस्थित होता है। एक चीज हो गई। नंबर 2, इस केंद्रक में जो गुणसूत्र हैं उनके अलावा एक प्रोटीन उपस्थित होगा और उस प्रोटीन का नाम है प्रोटेमीन। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने डिस्कस की। पहली क्या कि
केंद्रक जो है शुक्राणु का वो अगुणित हैप्लॉइड है। दूसरा, केंद्रक में एक प्रोटीन उपस्थित है और उस प्रोटीन का नाम है प्रोटेमीन। या तक ठीक। अच्छा, यहां एक इंटरेस्टेड बात ध्यान रखनी है कि जो शुक्राणु है वो आकार में छोटा है, जबकि जो मादा युग्मक है, अंडाणु कहते हैं जिसको, वो शुक्राणु की तुलना में आकार में बड़ा होता है। तो हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने अपने कुछ प्रयोग सी अर्चिन पर किए और ये निष्कर्ष निकाला कि शुक्राणु आकार में छोटा लेकिन अधिक क्रियाशील है, इसलिए उसका केंद्रक आकार में बड़ा होता है। जबकि अंडाणु जो स्वयं आकार में तो बड़ा है लेकिन कम क्रियाशील है, अगतिशील है, तो उसका केंद्रक आकार में छोटा होगा। तो यहां एक बात ध्यान रखनी है, शुक्राणु का केंद्रक आकार में बड़ा होता है क्योंकि शुक्राणु एक अधिक क्रियाशील या सक्रिय संरचना होती है। तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जो शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। नंबर 2, शीर्ष में न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण संरचना है उसका नाम है एक्रोसोम। शुक्राणु के शीर्ष पर हमें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, टोपी नुमा, यही कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम कहलाती है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्रोसोम का निर्माण शुक्र कायांतरण के समय गोल्जी काय के द्वारा किया गया था। तो शुक्राणु के शीर्ष में जो दूसरी महत्वपूर्ण संरचना है उसका नाम एक्रोसोम है। अब एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर हम थोड़ी सी जानकारी डिस्कस करेंगे। एक्रोसोम के द्वारा कुछ एंजाइम मुक्त किए जाते हैं जो निषेचन की क्रिया में सहायक होते हैं, और एक्रोसोम के द्वारा ऐसे जो भी एंजाइम मुक्त किए जाते हैं वे सम्मिलित रूप से स्पर्म लायसिन्स कहलाते हैं। नाम याद रहेगा आपको। 2 महत्वपूर्ण एंजाइम है, एक का नाम है कैथेप्सिन, ये पहला एंजाइम हो गया। दूसरा है हाई एल्यूरोनिडेज। ये दोनों स्पर्म लाइसिन्स के उदाहरण हैं और ये निषेचन की क्रिया के समय अंडाणु के चारों ओर जो आवरण है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, उनको विघटित करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं और निषेचन की क्रिया में मदद करते हैं। तो जो शीर्ष भाग में दूसरी महत्वपूर्ण संरचना थी वो एक्रोसोम है, जिसके एंजाइम विघटनकारी हैं और वे सम्मिलित रूप से स्पर्म लायसिन्स कहलाते हैं। एक उसमें कैथेप्सिन है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया हाई एल्यूरोनिडेज। तो शीर्ष की 2 संरचनाएं हमने पढ़ी, केंद्रक और एक्रोसोम।
यहां एक बात हमें नोट करनी है कि जो शुक्राणु का शीर्ष भाग है वहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो झिल्ली है, उस झिल्ली पर एक विशेष प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे एंटी फर्टिलिजिन कहा जाता है। नाम याद रहेगा। तो एंटी फर्टिलिजिन शुक्राणु के शीर्ष भाग पर प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित एक प्रोटीन है। अब होता क्या है, ऐसा ही दूसरा एक प्रोटीन ओवम यानी अंडाणु की झिल्ली में है, और अंडाणु की झिल्ली में जो प्रोटीन है उसका नाम होता है फर्टिलिजिन। तो फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन, तो एक ही जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु के साथ संलयन करता है। दो अलग अलग जातियों के शुक्राणु और अंडाणु सामान्यतः आपस में संलयन नहीं करते। तो ये जो बात निश्चित की कि एक ही जाति का शुक्राणु अपनी ही जाति के अंडाणु से संलयन करे, ये सुनिश्चित करना काम है फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन का, कि एक जाति का फर्टिलिजिन अपनी ही जाति के एंटी फर्टिलिजिन से ताले और चाबी की तरह इंटरैक्शन करता है। दो अलग अलग जातियों के फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन आपस में अंतःक्रिया नहीं करते। तो यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पर जो प्लाज्मा झिल्ली है वहाँ प्रोटीन है, उसका नाम है एंटी फर्टिलिजिन। इसी का संपूरक प्रोटीन अंडाणु की सतह पर होगा और उसका नाम होगा फर्टिलिजिन। तो एक जानकारी डिस्कस की शुक्राणु के पहले भाग के बारे में, और उसका नाम था हेड पार्ट, शीर्ष भाग। नंबर 2 पे चले। अब शुक्राणु की संरचना में जो दूसरा भाग हमें दिखाई देता है, तो एक्चुअल में जो दूसरा भाग है वो नेक या ग्रीवा है। अब ये जो नेक पार्ट है ये शीर्ष और मध्य खंड के बीच में अस्पष्ट सा भाग है, मतलब क्लियर नहीं है। तो शीर्ष और मध्य खंड के बीच अस्पष्ट ग्रीवा उपस्थित होती है। और ध्यान रखना है इस ग्रीवा में 2 प्रकार के सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक को तो हमने नाम दिया है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, आप लोग हिंदी में समीपस्थ तारिका कहेंगे इसे, और दूसरे वाले का नाम दिया है डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ तारिका। इन दोनों सेंट्रियोल की पोजीशन अलग अलग है और इनके काम भी अलग अलग है। जैसे हम बात करें प्रोक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ तारिका 2 काम करेगी। पहला काम क्या होगा कि जब निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 32 है, वहाँ डिटेल पढ़ेंगे। तो निषेचन के समय ये जो समीपस्थ तारिका है वो क्या करती है, शुक्राणु के इस केंद्रक को अंडाणु के केंद्रक तक रास्ता बताने का काम करती है। अंग्रेजी में इसको कहें तो ये उसे एस्कॉर्ट करती है कि आगे तो चलेगी समीपस्थ तारिका और उसके पीछे होगा शुक्राणु का केंद्रक, और ये शुक्राणु के केंद्रक को
पहुंचा देगी अंडाणु के केंद्रक तक। तो पहला काम तो ये हो गया समीपस्थ तारिका का कि शुक्राणु के केंद्रक को निषेचन के समय अंडाणु के केंद्रक तक पहुंचाना। नंबर 2, निषेचन के बाद विदलन की क्रिया होती है, विभाजन होते हैं। तो उन विभाजनों के समय गुणसूत्रों का पृथक्करण होना चाहिए। तो वो गुणसूत्रों का पृथक्करण एक तर्कु उपकरण स्पिंडल एपरेटस बनता है, उसकी सहायता से होगा। तो समीपस्थ तारिका के द्वारा ही वो तर्कु उपकरण स्पिंडल एपरेटस का निर्माण किया जाएगा। तो ये 2 काम तो हो गए इसके समीपस्थ के। और जो दूरस्थ तारिका है ग्रीवा में, वो निर्माण करती है पूंछ का, बेसल बॉडी। एक्चुअल में जो पूंछ है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, पूंछ वास्तव में बनती है किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स से। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की व्यवस्था क्या है वहां? 9+2, 9 माइक्रोट्यूब्यूल परिधि में है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल में, केंद्र में है। तो यहां पर जो दूरस्थ तारिका है वो काम करती है बेसल बॉडी का या आधारीय कणिका का या आधारीय काय का, और मदद करती हैं किसके निर्माण में? पूंछ के निर्माण में। तो हमने शुक्राणु की संरचना में दूसरे भाग को डिस्कस किया, वो ग्रीवा है। वहां 2 प्रकार के सेंट्रियोल हैं, समीपस्थ, दूरस्थ, दोनों के कार्य हमने डिस्कस किए। आगे चलें। शुक्राणु की संरचना में जो तीसरा भाग है उसका नाम है मिडल पीस। इसे हम मध्य खंड, ये वाला हिस्सा है। यहां पर 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, पहले तो उनकी डिस्कस करें, हालांकि कल हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, जो शुक्राणु पूर्व कोशिका थी, स्पर्मेटिड्स थे, हमने डिस्कस किया था कि वहां पर खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। तो शुक्र कायांतरण के समय क्या हुआ था? वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया आकर व्यवस्थित हो गए। कहां पर? ये ऐसे मध्य खंड के यहां पर एक लाइन में व्यवस्थित हो गए, और इन्होंने निर्माण किया नेबेन कैरेन का। तो ये जो ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं, ये एक्चुअल में मध्य खंड में व्यवस्थित हुई सूत्रकणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिन्हें यहां नाम दिया गया नेबेन कैरेन। बात याद रहेगी, काम हमने डिस्कस किया था। अचानक से एक ही समय में शुक्राणु को ऊर्जा उपलब्ध करवाना, ये इन माइटोकॉन्ड्रिया का या नेबेन कैरेन का काम है। दूसरी बात कि शुक्र कायांतरण के समय क्या हुआ कि जो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य था वो तो बाहर मुक्त हो गया, उत्सर्जित कर दिया गया। तो जो आवश्यक था वो गाढ़ा हुआ, संघनित हुआ और आकर कहाँ व्यवस्थित हो गया? मध्य खंड में। तो जो संघनित आवश्यक कोशिका द्रव्य मध्य खंड में व्यवस्थित हुआ, हमने उसका नाम दिया था मैनचिट। तो मध्य खंड में 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं दिखेगी, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनी हुई नेबेन कैरेन और संघनित कोशिका द्रव्य द्वारा बना हुआ मैनचिट। इसके अलावा मध्य खंड के यहां पर जहां टेल शुरू होती है, तो टेल और मध्य खंड की बाउंड्री पर एक विशेष संरचना होती है जिसे नाम दिया गया है रिंग सेंट्रियोल। इसे
जैन सन वलय भी कहा जाता है। तो दो नाम मिलते हैं, इसे आप वलय सेंट्रियोल यानी रिंग सेंट्रियोल कह दें या इसे जैनसन वलय कहें। हालांकि इनका काम क्या है अभी कुछ कन्फर्मेशन सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचना क्या करती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मध्य खंड से पुच्छ वाले भाग में जाने से रोकती है, ये काम है इसका। अब हम डिस्कस करते हैं शुक्राणु के अंतिम भाग के बारे में, उसका नाम है टेल या पुच्छ भाग। तो पहली बात, पुच्छ का निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल से हुआ। और क्या व्यवस्था बताई मैंने माइक्रोट्यूब्यूल की, 9+2। क्या मतलब है 9+2 का, वो भी आप जानते हैं। परिधि में 9 माइक्रोट्यूब्यूल, केंद्र में 2 माइक्रोट्यूब्यूल। और इस पूरी पूंछ का निर्माण इस दूरस्थ तारिका के द्वारा बनी हुई आधारीय काय बेसल बॉडी से हुआ है। पूरे शुक्राणु की संरचना में पुच्छ सबसे बड़ा भाग है शुक्राणु का, और ये शुक्राणु की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। तो कंक्लूड करें, आज हमने डिस्कस किया है मानव के शुक्राणु की संरचना को। 4 भाग मैंने बताए हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड, पुच्छ। हर एक भाग में कुछ विशेष संरचनाएं हैं। ब्लैक बोर्ड समरी पे आपको दिख रहा होगा कौन से भाग में कौन सी विशिष्ट संरचनाएं हैं और उन विशिष्ट संरचनाओं का काम क्या है, यहां तक ठीक। अब कुछ विशेष बातें हम शुक्राणु के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पर, क्लियर, क्या बात की मैंने, लिक्विड नाइट्रोजन है, टेम्परेचर -196। 2 चीजें डिस्कस करनी है आपको। पहला तो क्या कहा है मैंने, लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्थिति में शुक्राणुओं को लंबे समय तक संचित स्टोर किया जा सकता है। तो जब स्पर्म डोनर शुक्राणुओं का दान या शुक्राणुओं का डोनेट किया जाता है तो लेबोरेटरी में लिक्विड नाइट्रोजन में और -196 डिग्री टेम्परेचर पर शुक्राणुओं को लंबे समय तक संचित रखा जा सकता है। यहां तक ठीक। अगली बात डिस्कस करेंगे कि जो मानव की हम बात करते हैं तो मानव में आंतरिक निषेचन है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होगा शुक्राणु और अंडाणु का, वो मादा जंतु के प्रजनन तंत्र के फैलोपियन नलिका वाले भाग में होता है। इज क्लियर? मतलब निषेचन होगा फैलोपियन नलिका में, मतलब शरीर के भीतर हो रहा है। तो ह्यूमन में, मानव में निषेचन आंतरिक है। इसका मतलब क्या होगा कि नर सदस्य शुक्राणुओं को मादा के योनि मार्ग तक पहुंचाएगा। इस क्रिया को हम वीर्य सेचन हिंदी में और अंग्रेजी में इसे हम इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो वीर्य सेचन के समय क्या होता है, लगभग 600 मिलियन के आसपास शुक्राणु नर सदस्य द्वारा मादा के योनि मार्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं। यहां तक ठीक। उनमें से केवल 100 शुक्राणु के आसपास अंडाणु तक यानी फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं। तो खूब सारे नष्ट हो जाएंगे। निषेचन की क्रिया में इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक टॉपिक है, हालांकि जो एनसीईआरटी है उसमें तो ये टॉपिक है, लेकिन जो हमारी आरबीएससी है उसमें ये नहीं है। तो हम नीट के अकॉर्डिंग, नीट को बेसिस मानकर चले तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक टॉपिक आता है इनफर्टिलिटी,
कई बार क्या होता है कि जो नव दंपत्ति है उनकी विवाह के 3 से 5 वर्ष हो चुके हैं, वो किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी संतति नहीं हो रही है, तो इस स्थिति को हम इनफर्टिलिटी, बंधियता के नाम से जानते हैं। तो ऐसा मेल के कारण भी हो सकता है और ऐसा फीमेल के कारण भी हो सकता है। तो जो मेल इनफर्टिलिटी है उसके 3 कारणों पे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो छोटे छोटे सी 3 परिभाषाएं हमारी बनती हैं। एक को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, एक को हम कहते हैं नेक्रोस्पर्मिया और एक को कहते हैं एजुस्पर्मिया। 3 नाम आप याद कर लें, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया। देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि शुक्राणु एक माध्यम में होते हैं, उसे हम सीमन या वीर्य कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय है, इनके द्वारा इस वीर्य का निर्माण किया जाता है। तो शुक्राणु वीर्य यानी उस माध्यम में है, और हमने कहा है कि वीर्य सेचन के समय लगभग 600 मिलियन, 300 से 600 मिलियन के आसपास शुक्राणु होने चाहिए। अगर शुक्राणुओं की संख्या, जो संख्या मैंने बताई, उससे कम है वीर्य में, तो इस स्थिति को ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। ये इनफर्टिलिटी का एक प्रमुख कारण है। मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं हम। नर बंध्यता, मेल इनफर्टिलिटी का पहला रीजन है ओलिगोस्पर्मिया, यानी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या औसत से कम हो गई है, इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। अगली बात है एजुस्पर्मिया, मतलब शुक्राणु है ही नहीं। या तो हमने कहा था औसत से कम है, एजुस्पर्मिया में शुक्राणु होते ही नहीं है। और नेक्रोस्पर्मिया के अंदर शुक्राणु है तो सही, लेकिन उनमें गतिशीलता का अभाव है, और जब वो गतिशील नहीं है तो फैलोपियन नलिका तक पहुंचेंगे नहीं और निषेचन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है मेल इनफर्टिलिटी के 3 कारण बताए, शुक्राणुओं के संग्रहण के बारे में बताया, वो आपने समझा, और शुक्राणु की संरचना को हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, शुक्राणु की संरचना के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्राणु का नामांकित चित्र, उसके विभिन्न भागों के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।